नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 कक्षा 6वीं की इतिहास किताब की कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं इतिहास किताब की अध्याय 2 आरंभिक समाज कि आरंभिक समाज क्या होता था, पहले के समय के लोग किस तरह से रहते थे, अपने समाज में किस तरह से काम करते थे, किस तरह से आखेट करते थे, इन चीज़ों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया होगा तो उस समय उसका अपना कोई समाज नहीं होगा। यानी इसमें कहा जा रहा है जब पहली बार पृथ्वी में कोई मनुष्य का अस्तित्व आया होगा तो उसका कोई समाज नहीं बना होगा। वे अपने भोजन की खोज में इधर उधर भटकते रहते होंगे। लोग खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। यानी आज से लाखों वर्ष पहले, यानी क्या हुआ था मनुष्यों के साथ, मनुष्य का उदय कैसे हुआ था, उन्हीं के बारे में दिया है कि लोग खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछली और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, कंद मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधे की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती थी। इसीलिए हर मौसम में पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना आसान नहीं था। पेड़ पौधे से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी था कि कौन से फल खाने योग्य हैं और कौन से नहीं, क्योंकि कुछ फल विषैले भी होते थे। यानी लोगों को एक डर भी होता था कि कौन सा फल खाने वाला है, कौन सा फल जहर है। इसमें काफ़ी परेशानी भी होती थी। शिकार करना इतना आसान नहीं होता था क्योंकि बहुत सारे जानवर जो होते थे खतरनाक होते थे। से कई जानवर जो हमसे ज़्यादा तेज़ भागते थे, हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार और चिड़ियाँ या मछलियाँ पकड़ने के लिए उन्हें बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज़ होना पड़ता था। यानी बहुत ध्यान रखना पड़ता था जानवरों के प्रति, सतर्क सचेत रहना पड़ता था, जागरूक रहना पड़ता था उनके प्रति, और उनसे भी ज़्यादा तेज़ बनना पड़ता था। और वे लोग जो जानवरों को, मछलियों को, चिड़ियों को जो पकड़ते थे उन्हें कहा जाता था आखेटक। आखेटक, आखेटक का मतलब होता है शिकार, शिकार करना। ठीक है। तो आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते थे। आखेटक या शिकारी समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे अनेक कारण थे। मतलब कहा जा रहा है कि जो शिकारी लोग थे, शिकारी समुदाय के लोग होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था, उसका कई कारण था। इसमें कुछ कारण दिए गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, पहला कारण दिया है एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहने पर वह आसपास के पौधे, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। मतलब एक जगह का रहता था तो आसपास जितने भी जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे होते थे उसे खा के ख़त्म कर देते थे। तो उससे ऐसे में भोजन नहीं मिलता था, इसलिए वे क्या करते थे, दूसरे स्थान जाते थे। दूसरा कारण दिया, जानवर भी अपने भोजन के लिए जगह बदलते थे। देखिए, कई बार जानवर जो होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, क्योंकि जानवर भी, हम जानते हैं कि जितने भी सजीव हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं। तीसरा कारण दिया है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मौसम में पेड़ों और पौधों के फल फूल होते थे। क्योंकि देखिए, जितने भी पेड़ पौधे आप देखते हैं हर मौसम में अलग अलग फल, अलग अलग फूल, अलग अलग तरह के जो पेड़ पौधे के जो उत्पाद है वो अलग अलग मौसम में अलग अलग उगते हैं। तो इसलिए भी ये भी एक कारण होता था कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे आम का पेड़ बहुत होता था तो आम के सीज़न में वहाँ पे वे लोग जाते थे। मान लीजिए कभी कि दूसरे फलों का सीज़न होता था, जैसे कि कोई सेब का या कोई जैसे इमली का, तो अलग अलग मौसम में वे अलग अलग स्थान जाते थे। चौथा इसमें कारण दिया, पानी की आवश्यकता के कारण भी वो घूमते रहते थे, क्योंकि जल स्रोतों में हमेशा पानी नहीं रहता था।
देखिए कहीं कहीं ऐसे भी स्थान होंगे जहाँ पे सूखा होगा या जल की कमी होगी, वर्षा कम होती होगी, तो जल स्रोतों को ढूंढने के लिए वे जल को पीने के लिए या जल से आवश्यक जो भी चीज़ होती थी, मतलब जल से जुड़ी, या एक तरह से कह लें कि जल स्रोतों जो भी होते थे वहाँ पे, चाहे वह तालाब हो, झील हो, नदी हो, वे कभी कभी सूख जाते थे गर्मियों के दिन। तो ऐसे में उसे ऐसे स्थान पर जाना पड़ता था जहाँ पे जल होते थे। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया है कि किस तरह आदि मानव शिकार करते थे, यानी पहले के मनुष्य जो थे वह किस तरह शिकार करते थे। देखिए आदि मानव का निवास स्थान। अब पूछा जा रहा है कि आदि मानव का जो निवास स्थान है वह कैसे होता था। आदि मानव के रहने का स्थान गुफाओं, कंदराओं तथा नदी और झीलों के किनारे मिले। देखिए पुरातात्विकविद जो लोग होते थे, खोजकर्ता जो होते थे, उन लोगों ने पता लगाया कि पहले आदि मानव जो रहते थे उनका जगह जो पाया गया है वो अधिकतर गुफाओं में पाया गया है या पहाड़ के ऐसे गड्ढों में पाया। कंदराओं का मतलब होता है पहाड़ के अंदर जो गड्ढा होती है, प्राकृतिक रूप से जो बनी हुई गड्ढे होती है, उसे कहा जाता है। यह एक तरफ से गुफे की आकार का ही इसे कह लें। नदियों और झीलों में, यानी इन जगहों पर आदि मानव का निवास स्थान मिला है। मानव धूप, वर्षा और ठंडक तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफा तथा कंदराओं में रहते थे। मतलब मनुष्य क्यों रहते थे गुफा में, तो उसका कारण था जैसे कि मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, कभी गर्मी होती है तो कभी ठंड पड़ती है, तो कभी आपका वर्षा होती है, तेज़ वर्षा, मूसलाधार जो वर्षा होती है। और जो खतरनाक जंगली जानवर है उनसे बचने के लिए क्या करते थे, गुफाओं में शरण लेते थे। तो ये कारण रहा उस समय लोगों की। नदियों और झीलों से उन्हें पीने का पानी मिल जाता था। जिन स्थानों पर मानव रहते थे उन स्थानों पर अनेक प्रकार के औजारों के अवशेष मिले, उसे हम उद्योग स्थल या आवासीय स्थल कहते हैं। देखिए जहाँ पे ये लोग का अवशेष मिला है वहाँ पे बहुत सारे औजारों के भी अवशेष मिले। इससे क्या पता चलता है कि ये लोग वहाँ पे रहकर शिकार भी करते थे, इसीलिए लोग अपने आवास के पास औजारों को बनाने का भी काम करते। ये भी पता चल रहा है कि वहाँ के हो सकते हैं कुछ लोग औजार बनाते होंगे। जैसे आज के समय में आप देखिए लोहे की वस्तु लोहार बनाती है, सोने की वस्तु सोनार बनाती है, ठीक उसी प्रकार उस समय भी कोई ना कोई औजार बनाता होगा तो उसके अवशेष मिले। या हो सकता है उस समय शिकार भी करता होगा, अपने घरों में औजार को रखते होंगे। तो ये कारण हो सकते हैं। ये देखिए मतलब पूर्ण रूप से हम वास्तविक रूप से नहीं कह सकते कि यही हो सकता है, ये कल्पना करके बताया जा रहा है, एक अनुमान लगा के बताया जा रहा है। पाषाणकालीन औजारों के निर्माण। बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि औजार कैसे बनते हैं, आज के औजार कौन बनाता है। अब हम पता करते हैं कि पाषाणकालीन औजार कैसे बनाए जाते हैं। इसमें सवाल पूछ रहा है कि आपको पता है कि औजार कैसे बनते हैं। तो अगर आप देखें कभी औजार बनाते हुए, जैसे लोहे की हो, तांबे की हो, चाहे किसी अन्य धातुओं की हो, अगर आप देखें तो बता सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि पाषाणकालीन औजार यानी पुराने समय में जो औजार बनाते थे वो कैसे बनाते थे। इसके दो तरीके, यहाँ पे दो तरीके दिए गए हैं, तो दो तरीके से वे औजार बनाते थे। पहली विधि बहुत ही आसान था, पत्थरों को पत्थरों से टकरा कर, यानी मान लीजिए दो बड़े बड़े पत्थर लिए, इन दोनों को आपस में टकराते थे और धीरे 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 एक औजार का आकार ले लेता था। यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उस पत्थर को एक हाथ से लेकर किसी दूसरे हाथ से आज की हथौड़ी जैसे आज हथौड़ा है ना, हथौड़ी जैसे वार किया जाता था, जिससे धीरे धीरे पहला पत्थर एक निश्चित औजार का रूप ले ले। इस तरह से पहली विधि के द्वारा औजार बनाते थे। यहाँ पे चित्र आप देख सकते हैं कि किस तरह ये पाषाणकालीन आदि मानव अपना जो है औजार बना रहे हैं, औजार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैसे ये ठोक ठोक कर हथौड़ी जैसे, हथौड़ी को कैसे ठोकते हैं उसी तरह। और दूसरी विधि क्या है, देखिए दूसरी विधि से छोटा कर लेते हैं। दूसरी विधि क्या है, तो दूसरी विधि को दबाव विधि या वलय विधि कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पत्थर को एक निश्चित जगह पर रखकर पत्थरों के औजारों
या हड्डियों के निश्चित आकार को रखकर बड़े पत्थरों से दबाव देकर तोड़ दिया जाता है, और दूसरा पत्थर भी औजार का रूप लेता है। मतलब कोई भी दबाव विधि, मतलब दबाव जैसे हम लोग किसी भी चीज़ में दबाव लगाते हैं ना कई बार, तो ठीक उसी प्रकार पत्थर को एक निश्चित जगह पे रख दिया जाता है जहाँ पे जगह अच्छी हो, मतलब दबे ना, और पत्थरों के औजारों या हड्डियों के निश्चित आकार को रखकर बड़े पत्थर, मतलब जो भी रखा गया उससे भी बड़े पत्थर को लिया जाता है, उसे तोड़ा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी छोटी वस्तु को तोड़ना तो उससे भी बड़ी वस्तु लाना पड़ता है, उससे भी भारी वस्तु लाना पड़ता है, तो वही चीज़ ये करते थे पहले। अब देखिए वस्त्रों का जो निर्माण है वह कैसे करते थे। वस्त्रों का निर्माण जो है वह कैसे करते थे। पाषाणकालीन मानव जानवरों के मांस का उपयोग अपनी भूख मिटाने के लिए करते थे। जब ठंड के मौसम में उन्हें ठंड का अनुभव होता था तो वह जानवरों के खाल, पेड़ के पत्तियों को और ठंड से बचने के लिए उपयोग करते थे। इस तरह से उनका यह वस्त्र के रूप में उपयोग किए जाने वाला खाल या चमड़ी स्थायी नहीं रहता होगा। ठंड का मौसम समाप्त होते ही उन वस्त्रों को फेंक देते होंगे, क्योंकि चमड़ों से दुर्गंध आती होगी, क्योंकि वह जीव जंतुओं की होती थी। तो देखिए ठंडों के दिनों में दुर्गंध नहीं आती थी, इसलिए वो उसको पहनते थे और वह ठंड से भी बचते थे। लेकिन जैसे ही गर्मी आती थी तो उसे खोल कर फेंक देते थे। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया, इसे भी जान लीजिए। पूरा स्थल, पूरा स्थल किसे कहा जाता है, तो देखिए पूरा का मतलब होता है पुराना, प्राचीन, प्राचीन या पुरानी चीज़ों को कहा जाता है। तो पूरा स्थल मतलब क्या, प्राचीन स्थल मतलब पुरानी जगह जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ये वस्तु जमीन के ऊपर, अंदर, कभी समुद्र या नदी के तल में भी पाया गया। तो इसे याद रखिएगा, पूरा स्थल मतलब पुरानी जगह। आदि मानव के बारे में जानकारी के स्रोत यहाँ दिए गए। पुरातात्विक को जमीन की खुदाई, जमीन और झीलों के ऊपरी भाग में पाषाणकालीन कुछ पत्थर, लकड़ियाँ, हड्डियों के अवशेष मिले, जिससे आदि मानव के जीवन के बारे में जानकारियाँ मिलती है। पुरातात्विकविद जो लोग होते थे वह ज़मीन की खुदाई करते थे पहले, और ज़मीन के अंदर जो भी चीज़ पाया जाता था उसे इकट्ठा करते थे। कभी कभी कुछ पत्थर पाया जाता था, कभी लकड़ी, तो कभी हड्डियाँ, तरह तरह के अवशेष मिलते थे, जिससे आदि मानव के जीवन के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती थी। और यहाँ चित्र में भी दिखाया गया कि पाषाणकालीन औजारों को यानी पाषाणकालीन के समय औजार कैसे होते थे वो दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए चित्र 2.5 में पत्थर के प्राचीनतम औजार, मतलब सबसे पहले पत्थर के औजार किस तरह होते थे देखिए। उसके बाद थोड़ा सा जब डेवलप हुआ तो देखिए कई हज़ार साल बाद बनाए गए औजार, मतलब इसके 1000 साल माना कुछ हज़ार साल बाद जब बनाए गए औजार, तो देखिए थोड़ा आकृति परिवर्तन, और ये औजार थोड़ा इससे भी ज़्यादा नुकीला है, आप देख सकते हैं। और बाद में बनाए गए पत्थर, मतलब बहुत दिनों बाद जब बनाए गए, तो ये पत्थर आप देख सकते हैं, इसका भी आकृति इनसे काफ़ी नुकीला है। भारत के विभिन्न स्थानों में पूरा पाषाणकालीन औजार मिले, जब उड़ीसा के मयूरभंज में मिला है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका, राजस्थान में दिदवाना और गुजरात में हिरान घाटी में मिले। छोटा नागपुर के विभिन्न स्थलों में प्राप्त प्राग ऐतिहासिक उपकरण, तो ये सब याद रखिएगा दोस्तों। पत्थर के कुल्हाड़ी और भाले कहाँ मिले हैं, तो झरिया के कोयले खानों में मिले। ये पुरान पाषाण युग में मिले। पुरान पाषाण मतलब पुराने समय का युग जो चलता था, जिस समय आग की खोज हुई थी। दो पाषाण युग अभी अब पढ़ेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे दिया, दूसरा जो चाकुनुमा धारदार पत्थर है वो चाईबासा चक्रधरपुर के निकट संजय नदी घाटी में मिला है, नवपाषाण युग में ये मिला है। उसी तरह यहाँ पे देखिए सुंदर कुलाड़ी बुढ़ा डी तमाड़ नवपाषाण युग में मिला। तांबे की कुलाड़ी ताम्र युग किसको कहा जाता है, तांबे के समय का जो युग होता था, अभी बताएंगे इसको आगे में। चलिए अब ये देख लीजिए, ये जो गुफा है ये भीमबेटका की गुफा है, जो मध्य प्रदेश में है। वर्तमान समय में देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका की गुफा है, याद रखिएगा। इसे आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे पहले लोग रहते थे, आदि मानव। आग की खोज, अब जानेंगे कि हम आग की खोज कैसे हुई होगी। आग की खोज कैसे हुई होगी ये देखिए कैसे इतिहासकारों ने बताया। मानव जब पत्थरों के औजार बनाते थे उस समय आपस में दो पत्थरों को टकराने पर चिंगारियाँ निकलती हुई, यानी एक अनुमान लगा के बता रहा है,
जब कोई भी मानव पत्थर से औजार बनाता होगा तो पत्थर से औजार बनाने के लिए पत्थरों को टकराता होगा और उनसे चिंगारियाँ निकलती होगी, और वे चिंगारियों के द्वारा सूखी पत्ती और घास पर आग लगाया होगा, या जैसे चिंगारी निकला होगा, सूखी पत्ती आसपास में होंगे, सूखी पत्ती और घास वह जलने लगी होगी। घास और सूखी पत्तियों के जलने से ठंड के दिनों में उन्हें राहत महसूस होती है। तो आप देख सकते हैं कि ठंड के दिनों में वह आगों का इस्तेमाल बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए करते थे। तभी से मानव आग से परिचित हुआ होगा, यानी कहा जा रहा है तभी से मानव आग को जाना होगा। आग का प्रयोग अनेक कार्यों जैसे रोशनी के लिए करता होगा, मांस पकाने के लिए करता होगा, खतरनाक जंगली जानवरों को भगाने के लिए भी किया जाता होगा। आज भी जहाँ घने जंगल से हाथी और जंगली सूअरों का झुंड होते हैं, वहाँ भी आगों का प्रयोग किया जाता है उनसे बचने के लिए। वे क्या करते हैं, यहाँ वहाँ के लोग लंबी लकड़ी या बांसों के एक छोर पर कपड़ा बांध देते हैं, उसमें किरासन तेल छिड़क कर आग जला देते हैं, और इस तरह जंगली जानवर आग को देखकर भाग जाते हैं। ऐसा हमें झारखंड के सारंडा, सिल्ली, तोपचाची और टुंडी आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो ये हमारे राज्य झारखंड के बारे में दिए गए हैं। अब आगे देखिए, प्राचीन काल में आग जलाने के लिए चकमक पत्थर का प्रयोग होता था, यानी जो चमकीले पत्थर होते थे उनका भी प्रयोग होता था प्राचीन समय, क्योंकि उसमें चिंगारियाँ थोड़ा ज़्यादा निकलती थी। अब जानेंगे जलवायु परिवर्तन कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हुआ, और आज के समय और आज से प्राचीन समय में देखा जाए तो जलवायु में बड़ा अंतर मिलता है। आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व, 12,000 साल पहले की बात बोल रहे हैं, पूर्व दुनिया की जलवायु में परिवर्तन के फलस्वरूप गर्मी बढ़ने लगी। क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी। आप आज देख सकते हैं समय पर वर्षा नहीं होती है, समय पर आप देखते हैं गर्मियों के दिनों में जितनी धूप होनी चाहिए उतनी नहीं होती है, आवश्यकता से अधिक गर्मी, ठंड के दिनों में आवश्यकता से अधिक ठंड लगती है, वज्रपात भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी तरह क्या हुआ कि जलवायु में परिवर्तन में देखा गया कि गर्मी बढ़ने लगी, धीरे धीरे घास वाले मैदान बनने लगे और घासों को खाकर जीने वाले जानवर जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय आदि की संख्या बढ़ने लगी, यानी जो शाकाहारी जानवर थे उनकी संख्या बढ़ने लगी। मानव इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय जानकारियाँ हासिल करने लगे। लोग इन जानवरों को अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने लगे। मौसम में परिवर्तन के अनुसार कुछ इलाकों में गेहूँ, जौ, धान, अनाज की प्राकृतिक रूप से उगने लगे होंगे, यानी एक अनुमान से बताया जा रहा है कि उस समय क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन के कारण जैसे जीव जंतुओं की संख्या बढ़ने लगी, उसी तरह वहाँ पे प्राकृतिक रूप से अपने आप में गेहूँ, धान, जौ ऐसे कुछ अनाज अपने आप उगे होंगे। उन अनाजों का स्वाद चखकर मानव ने भोजन के लिए इन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया होगा। जब देखा कि यह खाने योग्य है तो इसे इकट्ठा करने लगा, जमा करने लगा। धीरे धीरे मानव विकास की ओर अग्रसर होने लगा और नवपाषाण युग की शुरुआत लगभग इसमें दिया गया। नवपाषाण युग की शुरुआत 1000 से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी इससे पहले इसकी बात करते हैं, जो अभी पहले पढ़े कि भोजन इकट्ठा करने लगा तो धीरे धीरे मानव विकास की ओर मतलब प्रगति की ओर अग्रसर होने लगा और धीरे धीरे पता लगाने लगा कि हम इसे कैसे उपजा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पाषाण काल के विभिन्न चरण दिए कि पाषाण काल का जो समय अवधि उसके बारे में दिया गया है। इसको 3 वर्गों में बांट दिया गया है ताकि हमें पढ़ने में आसानी होगी। पूरा पाषाण काल जो है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक, और मध्य पाषाण काल जो है 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक, और नव पाषाण काल जो है वो आपका 10,000 साल से 4,000 साल तक का समय बताया जाता है। यानी पूरा पाषाण यानी सबसे पहले का समय जो दिया गया है वो 20 लाख से हम लोग 12,000 साल पहले का मानते हैं, फिर 12,000 साल से लेके 10,000 साल, ठीक है, वो मध्य पाषाण काल मानते हैं। और नव पाषाण काल का समय होता है 10,000 साल से 4,000 साल तक का समय। तो इस तरह से हम लोग प्राचीन समय के काल को 3 काल खंडों में पढ़ते हैं, पुरान पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण।
वही यहाँ पे दिया गया कि नवपाषाण युग की शुरुआत 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व हुआ। ईसा पूर्व का मतलब ये बता देते हैं, पिछले वीडियो में भी बताए थे। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को कहा जाता है। और ईसा पूर्व में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, तिथि जो ईस्वी है उसका क्रम घटता है। इसमें मानव पूर्ण रूप से स्थायी और विकसित हो गया था। कह रहा नवपाषाण युग में मानव जो है स्थायी होने लगा था। स्थायी मतलब वो भटकता नहीं था, वो एक जगह से दूसरी जगह उतना नहीं जाता था, वो धीरे धीरे स्थायी हो गया था और विकसित हो रहा था। हर चीज़ों के बारे में खोज जारी हो गया था कि कौन सा चीज़ में क्या फ़ायदा है, कौन सा चीज़ कैसे पाया जाता है, किसको कैसे उपजाया जाता है, जानवरों को कैसे हम पालतू बना सकते हैं। इसे नवपाषाण युग कहा गया। इसकी विस्तृत जानकारियाँ अभी अगले जो अध्याय हम पढ़ेंगे उसमें मिलेंगे कि किस प्रकार से नवपाषाण युग में लोग जानकारियाँ इकट्ठा करते थे, कृषि जैसे कार्य करते थे, जानवरों को पकड़ते थे, पालतू कैसे बनाते थे, इन चीज़ों के बारे में इसमें कुछ तथ्य दिए हैं, ये भी जान लीजिए। जैसे आग का आविष्कार पुरान पाषाण काल में हुआ था और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार होता था, क्योंकि वहाँ उस समय के लोग उतने विकसित नहीं हुए थे, उतने नहीं जानते थे कि कैसे कृषि किया जाता है, कैसे जानवरों को पालतू बनाया जाता है। तो पहले के समय लोग अधिकतर शिकारी करते, इसीलिए दिया गया पूर्ण पाषाण काल में मानव की जो जीविका होती थी, जो मुख्य आधार होती थी जीने का, वो शिकार होता था। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुआ। तो नवपाषाण काल हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि नवपाषाण काल में आखिर क्या क्या चीज़ घटित हुआ था। अब देखिए अगला दिया है शैल चित्रकारी। शैल चित्रकारी मतलब जो बड़े बड़े चट्टानों में बनाए जाते थे चित्र, जो बनाए जाते थे लोगों के द्वारा। प्राचीन काल में लोग जिन गुफा और कंदराओं में रहते थे उन्हें सजा कर रखना सीख गए होंगे। देखिए प्राचीन समय में लोग जैसे जैसे विकसित होने लगा तो गुफा और कंदराओं में रहते रहते उन्हें कैसे सजा कर रखा जाना चाहिए वो सीख गया था। उन्होंने अपने औजारों को परिष्कृत करके कलात्मक ढंग से प्रभावशाली फलक का निर्माण किया और पाषाण खंड पर आकृति को उकेर करके प्रथम कला का निर्माण किया, जिसे शैल चित्र कहते हैं। यानी वे क्या करते थे, पत्थरों से दीवारों में तरह तरह के विचित्र विचित्र चित्र बनाते थे। वे इन चित्रों को खाली समय में मेहनत से बनाकर खुशी का अनुभव करते थे। यानी चित्र बनाते थे तो उस समय उन्हें खुशी मिलती थी, एक तरह से उस समय का मनोरंजन का साधन हुआ करता था। इन चित्रों का विषय मुख्यतः आखेट, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ज्यामितीय आकृति के नमूने होते थे। ऐसे चित्रकारी हमें अजंता एलोरा जो कि महाराष्ट्र में है, भीमबेटका जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश, बिहार के भागलपुर, राजगीर तथा झारखंड के हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं। यानी जो हम चित्रकारी इस तरह के देखते हैं वो भारत के कई क्षेत्रों से हमें मिले हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक चित्र दिया गया है किस तरह से यहाँ पे दो जानवरों का बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया गया। देखिए प्राचीन काल की गुफा में बनाया गया यह शैल चित्र है। अब इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म 31 अगस्त 1942 को हुआ था। ये पर्यावरणविद होने के साथ साथ झारखंड आदिवासियों की कला एवं धरोहर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में जुटे थे। इन्होंने हजारीबाग के इसको ग्राम में पहले शैल चित्र की खोज की। शैल चित्र की खोज करने वाला यह पहला था हजारीबाग में। कर्णपुरा घाटी में इन्होंने कई और शैल चित्र की खोज की। तो ये आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा इस व्यक्ति के बारे में, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी रखिएगा। अब देखिए यहाँ दिया झारखंड के हजारीबाग, गढ़वा, रांची, कोडरमा, गिरिडीह आदि के कुछ जिलों में शैल चित्र प्राप्त हुए। उनका यहाँ पे लिस्ट दिया गया। देखिए हजारीबाग जिला, जो कि हजारीबाग क्या झारखंड का एक ज़िला है, और इसमें जो खोज करता है उसका नाम है बुल्लू इमाम। गढ़वा से डॉक्टर राकेश तिवारी, रांची से डॉक्टर बिंदुला जायसवाल, कोडरमा और गिरिडीह से डॉक्टर AK प्रसाद। इस तरह से अलग अलग जगहों के अलग अलग खोजकर्ताओं के नाम दिए। अब शैल चित्र भवनाथपुर गढ़वा, इसके बारे में क्या दिया देखिए। गढ़वा के शैलाश्रय भवनाथपुर
प्रखंड के घने जंगल में कैमूर पर्वत पर अवस्थित है। कैमूर की ये पहाड़ियाँ चूने पत्थर की है जो शैलाश्रयों के प्राकृतिक रूप से सर्वथा अनुकूल है। यहाँ चित्रों को गेरू मिश्रित घोल एवं कुंची की सहायता से बनाया गया। अधिकांश चित्रण प्राकृतिक शैली है। पशु चित्रों के रेखांकन बड़ा ही स्वाभाविक है। इन पशु आकृति में हिरन और पारसिंह है प्रमुख है। इन शैल चित्रों के चिन्ह संकेत देखने को मिलते हैं। यानी जो शैल चित्र पाए गए उनमें पशुओं की आकृति किस प्रकार है, उसमें कौन कौन से पशु हैं, इनके बारे में दिए गए हैं। अब हजारीबाग के देख लीजिए। हजारीबाग के बारे में, हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड में अवस्थित इसको ग्राम की पहाड़ी में शैल चित्र की खोज बुल इमाम ने की थी। यहाँ 3 शिलाश्रयों के अंदर शैल चित्र मिले हैं। यह एक पहाड़ी के अंदर विद्यमान है। ये काफ़ी बड़ा है और इसके अंदर एक नाला है जो सालों भर बहता है। इस नाले के मध्य पाषाणकालीन प्रस्तर औजार प्राप्त हुए, यानी मध्यकालीन पाषाणकालीन जो समय था उस समय के औजार मिले, जिससे मध्य पाषाण काल में मानव के इस क्षेत्र में रहने की पुष्टि होती है। इससे क्या पता चलता है कि उस समय मानव यहाँ रहते थे। दीवारों पर पशुओं और वनस्पतियों के सुंदर शैल चित्र मिले हैं। यह छोटे आकार की प्राकृतिक गुफा भी है। यह कोहबर नाम से प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, पूछा जाए किस नाम से प्रसिद्ध है तो कोहबर। तीसरा में कहा इस शैलाश्रय के अंदर 26.5 × 3 मीटर का चित्र मिला है, बहुत बड़ा। इनमें मानव एवं पशुओं का अंकन प्रमुखता से पाया गया। मनुष्य के हाथ एवं पैर स्पष्ट रूप से अंकित है। कुछ स्थानों पर एक पुरुष अपने कंधों पर शिकार लिए हुए हैं और यह आखेट का दृश्य है। इस तरह से अलग अलग चित्र दिखाया जा रहा है। मतलब वहाँ पे दीवारों में जो चित्र किए हैं वो कभी आखेटक का, कभी पशु पक्षी का, अलग अलग तरीके से चित्र किए गए। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हर चीज़ आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, किसी भी तरह के अगर आपके मन में प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उन प्रश्नों को लिख दीजिएगा, जिससे मैं उन प्रश्नों का हल आपको दे सकूं। तो कुछ प्रश्न उत्तर जो हैं अभ्यास की, ये मैं अगली वीडियो में करने वाला हूं। तो अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय में मिल सके। और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उन बच्चों को ज़्यादा शेयर कीजिए जो विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके पास कोई साधन नहीं है पढ़ने का, उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।